हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घर्षण के कारण। यह जो लेसन है वह क्लास 8 का है, एनसीईआरटी बुक लेसन नंबर 6 का है। लेसन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक साइंस क्लास 8 का, ठीक है। तो इस चैप्टर में बताया गया है घर्षण के कारण। चैप्टर का नाम है घर्षण के कारण। इस चैप्टर में ज्यादातर यही बताया गया है कि घर्षण क्या है, घर्षण कैसे लगता है, घर्षण किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है, किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है, घर्षण को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। इस सारे चीजों को यानी घर्षण के विषय में जितना भी बातें कही जा सकती है वो सब इस चैप्टर में कहा गया है। जैसे थोड़ी सी हम भी बात कर लेते हैं घर्षण के बारे में। तो घर्षण की सबसे पहले हम डिफिनेशन की ओर चलते हैं। तो घर्षण का डिफिनेशन होता है कि जब कोई दो वस्तु आपस में संपर्क की सतह जैसे आपस में टच होती है तो उनके बीच घर्षण तो लगेगा ही लगेगा। अब इसके डिफिनेशन इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो हम बोलेंगे जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि घर्षण क्या है, तो हम लिखेंगे कि जब कोई वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु गति करती है तो उस दोनों वस्तुओं के संपर्की सतह पर एक बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, तो घर्षण बल, वही है घर्षण बल। जैसे जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर गति करती है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल। बीच में घर्षण बल आ गया है, वो घर्षण बल। आइए देखिए, जिसे हम समझते हैं, जैसे ये हमारा रोड है, इस रोड पर ये पहिया अगर चलेगा तो इस पहियों के बीच, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पहिए के बीच और रोड की जो बीच है, रोड और पहिए के बीच में एक बल कार्य करेगा और उस बल का नाम है घर्षण बल। कैसे, देखिए, जो हमारे पहिए का सतह है और रोड का सतह है वो दोनों आपस में एक दूसरे में संपर्क में आ रही है। कहाँ आ रही है, एक दूसरे के संपर्क में आ रही है। और जब कोई वस्तु एक दूसरे के संपर्क में जाएगी, टच होगी, तो उनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है। अब हम समझ गए घर्षण क्या है। अब हम आगे बात करते हैं कि घर्षण को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। अब घर्षण को बढ़ाया और घटाया जा सकता है कैसे, तो देखिए, आप कहीं देखे होंगे जब आपकी मोटर, मशीन या साइकिल या मोटरसाइकिल जब थोड़ी जाम चलने लगती है तो उसमें हम मोबिल और ग्रीस डालते हैं कि नहीं डालते हैं, उसी को स्नेहक बोलते हैं। स्नेहक जो घर्षण को कम करे, स्नेहक बोलते हैं। तो देखिए, उसमें हम स्नेहक डालते हैं एज लाइक, जैसे कि हम बात करते हैं मोबिल की और ग्रीस की, तेल ऐसे डाल दिया जाता है ताकि वो हमारी जो मोटर है, जो हमारी साइकिल है, जो मोटरसाइकिल है, जो अन्य उपकरण है, वो थोड़ी फ्री चलने लगे, उनमें घर्षण बल की मात्रा क्या हो, थोड़ी कम हो जाए। तो यह क्या होती है, ये स्नेहक है और स्नेहक के द्वारा ही हम घर्षण बलों को कम कर सकते हैं। अब ये स्नेहक क्या होते हैं, तो इसके डिफिनेशन होगा कि घर्षण बल को कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं स्नेहक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि घर्षण बल को बढ़ाया कैसे जा सकता है। सिंपल सी बात है, उसमें तेल ग्रीस डलवे मत करो, घर्षण बल बढ़ जाएगा। और एक बात और है, जैसे हम चिकने सतह पर अगर हम बॉल को लुढ़काएंगे तो वो थोड़ी उसमें कम घर्षण लगेगी और वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। और दूसरी बात है, दूसरी तरफ अगर हम कंकड़ी सतह पर, जैसे ऊबड़ खाबड़ जगह हो, वहाँ पर अगर हम गेंद को लुढ़काते हैं तो वो बहुत कम ही दूरी तय करेगा और वह जाकर कम ही रास्ते में जाकर कम ही दूरी तय करेगा और वह जाकर गेंद आगे जाकर रुक जाएगा। इस तरह से हम घर्षण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यानी घर्षण बल सतह पर भी निर्भर करता है कि घर्षण के लिए सतह जो है वो कैसा है। अगर चिकना सतह होगा तो घर्षण कम लगेगा और रुखड़ा सतह होगा तो घर्षण ज्यादा लगेगा। अब समझ गए। चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास है, आज का हम क्लास में सिर्फ यही जानेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है,
हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है, यानी कौन सा ऐसा बल है जो गतिशील गेंद की गति को मंद कर देता है। देखिए, जब आप कहीं गेंद फेंकते हैं सतह पर या कहीं पर भी आप गेंद फेंकते हैं तो कुछ दूरी तक जाकर आपकी जो गेंद है, जो बॉल है, वो बॉल जाकर रुक जाती है और चलते 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 यहाँ पर आकर इसकी जो गति हो गई वो गति विरामावस्था में होगी। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसके बीच में घर्षण बल कार्य करा, यानी गेंद की सतह और हमारे धरती की जहां पर हम फेंके गेंद, उनके बीच में एक बल कार्य करा और वो बल है घर्षण बल। और घर्षण बल क्या करता है? घर्षण बल गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। तो जब हम गेंद को गति में हम लाए तो यह घर्षण बल लगा, क्योंकि इसका जो गेंद का सतह है और हमारी जो जमीन की सतह है दोनों आपस में टच हुई और टच हुई तो इनमें घर्षण बल लगा और घर्षण बल लगेगा तो गति जो होगा उस गति का विरोध करेगा, यानी गति इधर, गेंद इधर गति करेगा तो घर्षण बल इस गति को कम करेगा, इधर की तरफ विरोध करेगा तभी तो कम होगा। समझ गए? यानी गेंद आगे जाकर रुकेगा इसलिए ताकि उस पर घर्षण बल कार्य करा। कौन सा बल कार्य करा? घर्षण बल। और घर्षण बल क्या करता है कि गति का विरोध करता है। समझ में आ गया? तो इसका होगा पहला प्रश्न है, लिखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। देखिए, पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। ठीक है, मंद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक ही लाइन में आंसर होगा, घर्षण बल। वो कौन सा बल कार्य करता है? तो घर्षण बल। घर्षण बल हो गया। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से इसे उतार लीजिए। अब उतारना क्या है, एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? तो इसका आंसर होगा घर्षण बल। हो गया, यानी लिखेंगे कि घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। चलिए इसे उतार लीजिए आप फटाफट। हो गया। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि घर्षण बल क्या है? घर्षण बल क्या है? तो घर्षण बल की जानकारी हम स्टार्टिंग में ही दे दिए थे कि घर्षण बल क्या है। चलिए देखिए घर्षण बल क्या है, तो बात करते हैं घर्षण बल की। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल जब कोई एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु गति करती है तो उस दोनों वस्तुओं के संपर्की सतह पर एक बल कार्य करता है और वह बल का नाम है घर्षण बल। इसी को लिख देना है, यही बात को लिखना है। तो लिखेंगे कि जब किसी एक वस्तु पर के ऊपर दूसरी वस्तु गति करती है तो उन
दोनों वस्तुओं के संपर्की सतह पर एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। हो गया। चलिए, घर्षण बल क्या है? तो जब किसी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु गति करती है तो उन दोनों वस्तुओं के संपर्की सतह पर एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। फटाफट उतार लीजिए, जल्दी से जल्दी। चलिए, हो गया, हो ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। हाँ, इस चैप्टर में हमने एक सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण के बारे में नहीं बताया था। चलिए आइए देख लीजिए, सर्पी घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल क्या है। स्थैतिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। आइए देखिए, स्थैतिक घर्षण बल क्या है। अगर हम बात करते हैं स्थैतिक घर्षण बल की, तो देखिए स्थैतिक मतलब स्थिर, पकड़िएगा कोड है। देखिए, सर्पी घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल में क्या अंतर है। तो जब हम सर्पी घर्षण की बात करते हैं तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है, जब कोई वस्तु में कोई गति नहीं रहती है तो वो विरामावस्था में होगा। तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है और हम उसे गति में लाने का जब प्रयास करते हैं तो उनके बीच जब गति में लाने की प्रयास करें तो उस समय जो बल लगा वह होता है स्थैतिक घर्षण बल। उसे हम क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बल। और जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वह हमेशा सर्पी घर्षण से ज्यादा होता है। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। स्थैतिक घर्षण बल क्या है? तो जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है और हम उसे गति में लाने का प्रयास करते हैं तो उस समय जो बल का लगता है उस बल को हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बल। और स्थैतिक घर्षण बल हमेशा सर्पी घर्षण बल से ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सर्पी घर्षण बल क्या है। सर्पी घर्षण, सर्पी मतलब सरकना, सर्पी मतलब सरकना। आइए देखिए, तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर त्वरित गति से सरकना प्रारंभ करती है तब उस समय उन दोनों वस्तुओं के जो सतह हैं उनके बीच लगने वाले बल को हम हमेशा बोलेंगे सर्पी घर्षण बल। और सर्पी घर्षण बल क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। ठीक है, अब इसी बात को हमें लिख देना है। चलिए लिखते आइए, स्थैतिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 3, स्थैतिक घर्षण बल तथा सर्पी घर्षण बल में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए, क्या अंतर? सर्पी घर्षण में अंतर बताइए, या क्या अंतर है, यह भी हो सकता है। आइए देखिए, स्थैतिक घर्षण बल तथा सर्पी घर्षण में क्या अंतर है, इसी को लिखना है। चलो आओ थोड़ा देख लेते हैं। अब तो बता ही दिए हैं, आंसर लिखते हैं। आंसर में हम बात करते हैं स्थैतिक घर्षण बल की।
स्थैतिक घर्षण बल। आइए देखिए स्थैतिक घर्षण बल क्या है। तो लिखेंगे कि जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तथा उसे गति में लाने के लिए और स्थैतिक जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तथा उसे गति में लाने के लिए जो प्रयास करते हैं तो उस समय स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है नीचे तथा स्थैतिक घर्षण बल सर्पी घर्षण बल से अधिक होता है। हो गया। चलिए अब हम दूसरा है सर्पी घर्षण बल। आइए देख लीजिए सर्पी घर्षण बल क्या है। सर्पी घर्षण बल, चलिए देखिए सर्पी घर्षण बल क्या है। तो हमने बताया कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर त्वरित गति से सरकना प्रारंभ कर देती है तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तो लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर त्वरित गति से सरकना प्रारंभ कर देती है तो उन दोनों सतहों के बीच सर्पी घर्षण बल कार्य करता है। सर्पी घर्षण बल कार्य करता है तथा
सर्पी घर्षण बल लिखेंगे, सर्पी घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। चलिए उतार लीजिए, स्थैतिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भाई कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। घर्षण बल की दिशा क्या है? तो इसको हमने स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के स्टार्ट में कि घर्षण बल की दिशा होती है वह गति की विरोध करती है। गति की क्या करती है? विरोध करती है। यानी जब कोई वस्तु जिस दिशा में गति करेगा, घर्षण जस्ट उसके विपरीत लगेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे इस बात को। कह रहा है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो लिखेंगे घर्षण बल की दिशा वस्तु गति कर रहे वस्तु के विपरीत होती है। चाहे वस्तु गति कर रहे वस्तु की विपरीत होती है, ठीक है, वही है। चलिए आइए लिखते हैं, इसको मिटा देना, स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा। चलिए, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? चौथा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि घर्षण बल की दिशा गति कर रही वस्तु के घर्षण बल की दिशा गति कर रही वस्तु के विपरीत होता है। और यही कारण है कि कोई वस्तु गति करते करते एक समय ऐसा आता है कि वह अपने विरामावस्था में पहुंच जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए, घर्षण बल की दिशा गति कर रहे वस्तु के विपरीत होती है। चलिए लिखिए, हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों? जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, ब है कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, और स कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय करती है। ऐसा क्यों? आइए देखिए, जब हम गेंद को फेंकेंगे ना, अगर हम क्या करें, पक्की समतल सतह पर, पक्की और समतल हो, तो अगर हम वहां पर गेंद को फेंकेंगे तो वहां पर घर्षण बल कम लगता है, जिस वजह से वह जो गेंद होती है वो ज्यादा दूरी तय करती है। अगर हम उसी गेंद को अगर हम कच्ची सड़क पर फेंकते हैं, कच्ची सड़क पर, तो कच्ची सड़क पर क्या होती है, पक्की समतल सतह के अपेक्षा जो कच्ची सड़क होती है उस पर घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाता है, इस वजह से वह कम दूरी तय करती है। और जो कंकड़ी सतह है, इस पर इस दोनों सतहों की अपेक्षा, यानी कच्ची और समतल, पक्की और समतल, और कच्ची सतह के अपेक्षा जो कंकड़ी सतह है इस पर बहुत ज्यादा बल लगता है, जिस वजह से यह बहुत कम दूरी तय करती है। जैसे आप गेंद लीजिए और गेंद को अपने घर में जो पन्नी प्लास्टर वाला है उस पर आप गेंद को सरकाइए, आप देखेंगे कि गेंद बहुत दूरी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। और वही है कि आप रोड पर मट्टी में फेंकिए, उसके अपेक्षा कम जाएगा। अगर बल सेम लगाते हैं तो कम जाएगा।
और वही है कि जब गाली गट्टी बालू रखा हुआ है उस पर गेंद को फेंकिए, कम में ही दूरी होगा, शायद थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी ही दूर जाएगी और थोड़ी दूर जाने के बाद वो गेंद क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हमको लिखना है। आइए लिखते हैं, प्रश्न लिख लें पहले। चलिए, पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों, ये हमारा प्रश्न है। अब इसके ऊपर कंडीशन है, कंडीशन अ है, और नंबर का कंडीशन है कि पक्की समतल सतह पर पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। आइए देखिए, कह रहे पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करता है, लंबी दूरी तय करता है। आइए देखिए क्यों तय करता है, तो देखिए लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे कि पक्की समतल सतह पर घर्षण बल का मान कम होता है, जिसके कारण गेंद लंबी दूरी तय करती है। हो गया, लंबी दूरी तय करती है। हमारा ब में है, ब कंडीशन है कि कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। क्यों, लिखेंगे कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। आइए देखिए, तो इसका आंसर होगा, आंसर कि कच्ची सड़क पर पक्की समतल सतह के अपेक्षा ज्यादा घर्षण लगता है, जिसके कारण गेंद कम दूरी तय करती है। हो गया। ब के बाद हमारा तीसरा यानी स है। स कंडीशन है कि कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। कंकड़ी
कंकड़ी सड़क, कंकड़ी सड़क पर बहुत बहुत कम दूरी तय कर पाती है। क्यों? आइए देखिए, तो लिखेंगे कि कंकड़ी सड़क पर, आंसर कंकड़ी सड़क पर, कंकड़ी सड़क पर पक्की समतल सतह तथा कच्ची कच्ची सतह, कच्ची सड़क के अपेक्षा ज्यादा घर्षण बल लगता है, जिसके कारण गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है, बहुत कम दूरी तय कर पाती है। चलिए, हो गया। अब इसे भी राइट ऑन कर लीजिए आप सभी। ठीक है, हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। यानी कहने का मतलब कि जब कोई एक वस्तु पर दूसरी वस्तु गति करती है तो बताइए कि घर्षण प्रदर्शित कौन करेगा, यानी घर्षण कौन लगाएगा, सिर्फ नीचे वाला वस्तु कि जो ऊपर गति कर रहा है वो वस्तु, कि दोनों। तो इसका आंसर होगा दोनों, क्योंकि दोनों वस्तुएं ही तो, दोनों का संपर्क की सतह आपस में टच हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर, यानी जो नीचे का सतह है जो गति कर रहे वस्तु उस पर लगाएगा, और जो गति कर रहा है वस्तु वो नीचे वाले वस्तु पर घर्षण लगाता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, टिक करना है, आप 100 को टिक कर लीजिएगा। दोनों वस्तुओं की सतह, ठीक है, दोनों वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित करती है। आज 7वां प्रश्न है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। हमारा प्रश्न है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर अब समझेंगे तो लिखेंगे। इसका आंसर है कि खिलाड़ी द्वारा, लिखेंगे 7वां प्रश्न, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। कह रहे कि खिलाड़ी द्वारा जो जूते प्रयोग किए जाते हैं उसमें कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आइए समझते हैं। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे होंगे तो फुटबॉल के लिए अलग जूते मिलते हैं, बूट मिलता है, बूट उसको बोलते हैं
वो मिलता है। खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलता है उसके लिए भी वो इस जूते का प्रयोग किया जाता है, कांटी लगे जूते का प्रयोग किया जाता है। सुनिए, उसमें कांटी क्यों लगाया जाता है? कांटी इसलिए लगाया जाता है, जब वो दौड़ते हैं ना तो जो कांटी होता है वो जमीन में धंस जाता है, जिससे खिलाड़ी का संतुलन बना रहता है, खिलाड़ी का संतुलन बना रहता है और घर्षण बल अधिक लगता है, जिस वजह से वो खिलाड़ी फिसलते नहीं हैं और वो गिरते नहीं हैं। इसका यही कारण है कि घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, यानी वो कांटी जमीन में धंस जाएगा तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा और खिलाड़ी का संतुलन बना रहेगा और खिलाड़ी फिसलेंगे नहीं। इसका यही उत्तर है। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो लिखेंगे आंसर खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि कांटी जमीन में धंस जाए, जिससे खिलाड़ी की संतुलन बना रहता है और घर्षण बल अधिक लगता है, जिसके कारण खिलाड़ी फिसलते नहीं है। हो गया। खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि कांटी जमीन में धंस जाए, जिससे खिलाड़ी की संतुलन बना रहता है और घर्षण बल अधिक लगता है, जिसके कारण खिलाड़ी फिसलते नहीं है। चलिए इसी को लिख लीजिए आप, इसका यही आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलिए, हो गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? कह रहा है कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक होते हैं परंतु ये हमारे लिए अनिवार्य भी हैं। कैसे? पहले हम ये जाने कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक कैसे है। चलिए देखिए, घर्षण की हम बात करते हैं कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक कैसे है। तो हम देखते हैं कि जब हमारी घर्षण से हमारी जो चप्पल होती है वो खिसकर खराब हो जाती है। हमारे घरों में जो उपयोग में आते हैं चक्कू, वो चक्कू कुछ समय बाद आप देखते हैं कि चक्कू की जो नया पर चक्कू जो इस तरह होता है, इस तरह जो होती है चक्कू, अब वो घिसकर इस तरह हो जाती है, ऐसे हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ये चक्कू घिसकर ऐसे हो जाती है। यानी हमने ऐसा इसलिए देखा क्योंकि इस पर घर्षण लगा और घर्षण किसी वस्तु को घिस घिसकर घर्षण के कारण ये वस्तु खराब हो जाती है। हम देखते हो, आप जनरली आप देखते होंगे कि जो शर्ट का पीछे वाला भाग जो कॉलर है, वो कॉलर भी घिसकर खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यानी हम देखते हैं जो टायर है
जो गाड़ी वाहनों के टायर होते हैं वो चलते 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 एक समय ऐसा आता कि वो भी घिसकर उस खराब हो जाते हैं, जो उसके गोटिस होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो घर्षण इस तरह लिए हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। अब देखते हो बाल बेयरिंग, पेंसिल, रबड़, घर्षण करते 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 वो खराब हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। हमारे घरों में जो उपयोग होते हैं बर्तन, वह बर्तन भी एक समय होता है कि रगड़ते रगड़ते धोते धोते वह भी एकदम पतला हो जाता है और पतला होकर खराब होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से घर्षण हमारे लिए हानिकारक है, परंतु ये हमारे लिए अनिवार्य कैसे है, तो सुनिए। अनिवार्य हमारे लिए इसलिए है, हम धरती पर खड़े हैं किसके कारण, तो घर्षण के कारण। क्योंकि घर्षण नहीं होता तो हम खड़े हो ही नहीं पाते, फिसल कर नीचे गिर जाते। ठीक है, दूसरा बात है कि जब हम वाहन चलाते हैं, कोई भी वाहन चलता है तो वह चलता है उसकी गति घर्षण के कारण ही संभव है। समझे आप, यानी वाहनों में गति घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। दूसरी बात है कि जब किसी भी वाहन की गति मोड़ना हो, गति बदलना हो, तो यह घर्षण के कारण ही संपन्न हो पाती है। अगर हम गाड़ी चल रही है और टायर के बीच और जमीन के बीच घर्षण लगे ही नहीं, तो आप कितना भी मोड़िए वो तो आगे ही बढ़ता चला जाएगा कि नहीं जाएगा। वो मुड़ रहा है, वाहन हमारी अपनी दिशा परिवर्तन कर रही है, इसलिए ताकि उन दोनों टायरों और हमारे जमीन के बीच घर्षण बल लग रहा है। श्यामपट्ट पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, यह किसके कारण है, यह हमारे घर्षण के कारण ही संपन्न हो पाते हैं। हम कलम से कागज पर लिखते हैं, श्यामपट्ट पर लिखते हैं, यह सब के सब किसके द्वारा संपन्न हो पाती है, तो घर्षण के द्वारा ही संपन्न हो पाती है। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण हानिकारक होते हुए भी हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, अनिवार्य है। ठीक है, इसी बात को लिख देना है। थोड़ा यह लंबा होगा तो छोटे से बोर्ड में नहीं आएगा, इसे दोबारा मिटा मिटा कर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न लिखते हैं कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है, कैसे। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों। 8वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, क्या अनिवार्य है, क्यों। चलिए आइए लिखते हैं। इसका आंसर होगा कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों। चलिए आइए लिखते हैं। इसका आंसर होगा कि घर्षण के कारण हम जो कपड़ा पहनते हैं वह घिसकर खराब हो जाती है तथा हमारे चप्पल जूते चक्कू जूते सभी घर्षण के कारण
घिसकर 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 खराब खराब हो जाते हैं हमारे खराब हो जाते हैं हमारे घरों में उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे चक्कू बर्तन आदि सभी घिसकर खराब हो जाती है तथा हमारे पेंसिल रबर पेंसिल बॉल बेयरिंग आदि घिसकर घर्षण के कारण खराब हो जाती है ये घर्षण खराब हो जाती है ये घर्षण हमारे लिए हानिकारक ये घर्षण खराब हो जाती है। और एक और लिख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल तब लिखते हैं। खराब हो जाती है वाहनों के टायर भी घर्षण से खराब हो जाती है। ये घर्षण, अब लिखेंगे ये घर्षण हमारे लिए हानिकारक है। परंतु, अब नीचे लिखेंगे परंतु अनिवार्य है। परंतु लिखेंगे परंतु हमारा धरती पर खड़ा होना घर्षण के कारण ही संभव
घर्षण के कारण ही संभव है तथा तथा श्यामपट्ट 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 पर लिखना वाहनों में गति वाहनों का गति तथा वाहन की दिशा परिवर्तन घर्षण के कारण ही संपन्न हो पाती है। घर्षण के कारण ही संपन्न हो पाती है। इसलिए घर्षण अनिवार्य है। इसलिए घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। चलिए लिख लीजिए, इसी को लिखेंगे। घर्षण के कारण हम जो कपड़ा पहनते हैं वह घिसकर खराब हो जाती है तथा हमारे चप्पल जूते सभी घर्षण के से घिसकर खराब हो जाते हैं। हमारे घरों में उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे चक्कू, बर्तन आदि सभी घिसकर खराब हो जाती है तथा हमारा पेंसिल, रबर, बॉल बेयरिंग आदि घर्षण के कारण खराब हो जाते हैं। वाहनों के टायर भी घर्षण से खराब हो जाती है। ये घर्षण हमारे लिए हानिकारक है, परंतु हमारा धरती पर खड़ा होना घर्षण के कारण ही संभव है तथा श्यामपट्ट पर लिखना वाहनों की गति तथा वाहनों की दिशा परिवर्तन घर्षण के कारण ही संपन्न हो पाती है। इसलिए घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। ठीक है, इसी बात को लिखिए। श्यामपट्ट ऐसे रहेगा, ये सा रहेगा श्यामपट्ट। ठीक है, लिखिए फटाक से। चलिए हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 9वां प्रश्न है कि धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज की विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। मिटा दे इसको। चलिए देखिए, नौवां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9वां कि धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव
ऑब्लिक जहाज, पानी के जहाज, जहाज को विशेष आकृति, वो विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है, क्यों प्रदान की जाती है। आइए लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि क्यों प्रदान की जाती है। देखिए कह रहे हैं कि धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं। आइए समझते हैं कि धारा रेखीय आकृति क्या है। तो देखिए तरल पदार्थों में जो वस्तु गति करती है, तरल पदार्थों में जो वस्तु गति करती है तो उनकी आकृति विशेष बनाई जाती है, उनकी आकृति विशेष बनाई जाती है और उन्हीं आकृति को, उन्हीं विशेष आकृति को हम बोलते हैं धारा रेखीय आकृति। समझ में आ गया? धारा रेखीय आकृति। ऐसा क्यों कहा जाता है, मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, उनको विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है। तो सुनिए, विशेष आकृति प्रदान करने का मेन कारण है कि जो घर्षण है वो घर्षण सिर्फ धरती पर ही नहीं, हवा और जल में भी लगता है। और तरल पदार्थों में जो घर्षण लगता है उस घर्षण को हम कर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्षण। यानी तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? कर्षण कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कर्षण सिर्फ धरती पर ही नहीं, हवा और जल में भी लगता है। तो उन घर्षण बलों को कम करने के लिए विशेष आकृति बनाई जाती है, जिसे धारा रेखीय आकृति कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए इसी बात को लिख देना है। आइए लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। आइए देखते हैं। आंसर होगा कि तरल पदार्थों में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति और आकृति विशेष प्रकार की आकृति करने वाली वस्तुओं की आकृति, विशेष प्रकार की आकृति प्रदान की जाती है, जिसे धारा रेखीय आकृति कहते हैं, जिसे धारा रेखीय आकृति कहते हैं। अब कह रहे हैं कि हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है। तो सुनिए, तो लिखेंगे कि घर्षण, अंडरलाइन नीचे लिखते हैं कि घर्षण केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि जल एवं हवा में भी लगता है, जमीन एवं हवा पर भी लगता है तथा
तथा उस घर्षण केवल जमीन पर ही नहीं, घर्षण केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि जल एवं हवा में भी लगता है। हाँ, लगता है, लिखेंगे लगता है। घर्षण को कम तथा लगता है तथा घर्षण को कम करने के लिए हवाई जहाज तथा नाव हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज की आकृति विशेष आकृति प्रदान की जाती है। विशेष आकृति प्रदान की जाती है। हो गया, चलिए लिखिए। तरल पदार्थों में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की आकृति प्रदान की जाती है। आकृति को विशेष प्रकार की आकृति प्रदान की जाती है, जिसे धारा रेखीय आकृति कहते हैं। घर्षण केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि जल एवं हवा में भी लगता है तथा घर्षण को कम करने के लिए हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज की आकृति को विशेष आकृति प्रदान की जाती है। आकृति को विशेष आकृति प्रदान की जाती है। चलिए यहीं लिख लीजिए आप जल्दी से फटाफट। चलिए, हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोगों का अगला प्रश्न है, पहले इसे साफ तो कर लें। इसको लिए हैं मिटाने वाला। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थानों को भरिए। तो हम ऐसे लिख देते हैं इसका आंसर, खाली स्थानों को भरिए। पढ़ कर 10वां प्रश्न है हमारा, खाली स्थानों को भरिए। हो गया, खाली स्थानों को भरिए। तो पहला में है अ है कि घर्षण बल है जो गति का क्या करता है। घर्षण बल गति का क्या करता है? तो घर्षण बल गति का विरोध करता है। तो इस पहला में होगा, पहला जो खाली स्थान है इसमें भरा जाएगा विरोध। क्या भरा जाएगा? विरोध। घर्षण बल गति का क्या करता है? विरोध करता है। हमारा जो ब प्रश्न है, ब में भरा जाएगा कि चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह पर घर्षण उत्पन्न करती है। क्या? तो लिखेंगे कि जो चिकनी सतह होती है वह रुखड़ी सतह के अपेक्षा चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। क्या करती है? अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अधिक। ब में क्या भरा जाएगा? अधिक। यानी जो चिकनी सतह होती है वो कम और रुखड़ी सतह ज्यादा घर्षण अनुभव करता है। मतलब ज्यादा घर्षण लगाता है। स में है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग घर्षण को क्या कर देता है?
कम कर देता है। यानी हम कैरम बोर्ड पर पाउडर लगाते हैं तो कैरम बोर्ड की जो गति होती है वो बहुत जल्दी जल्दी से फिसलने लगती है, यानी घर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कम, क्या भरेंगे, कम। और द है हमारा, द में है कि तरल घर्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जो तरल में घर्षण लगाया जाता है ना, हम उसे कर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्षण। तो हम लिखेंगे तरल द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं, कर्षण कहते हैं। चलिए कर्षण, यहाँ पर ये रहेगा कर्षण। और द के बाद यह है हमारा, यह है कि हवाई जहाज की आकृति खाली स्थान होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। तो हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है, तो धारा रेखीय होती है। हमने अभी प्रश्न में पढ़े धारा रेखीय, हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है, धारा रेखीय। आप कर्षण का डिफिनेशन लिख ही लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए कि तरल पदार्थों द्वारा लगने वाले घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। ठीक है, इतना ही है। तरल, आई रिपीट, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि तरल पदार्थों द्वारा लगने वाले घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इसको भरना है, इसको लिखना है। तो यहाँ पर 11 जो प्रश्न है यहाँ पर बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आइए देखिए, इसका होगा, पहला है अ में कि जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, नहीं। कोई भी गेंद को अगर हम किक करेंगे तो हमेशा लुढ़कती नहीं रहती है, क्योंकि घर्षण बल उसे क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, घर्षण बल गति का विरोध करता है और एक समय ऐसा आएगा कि गेंद अगर चलते रुक जाएगा। ठीक है, ये कथन गलत है, हमेशा लुढ़कता नहीं है। ब है कि घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, हाँ, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप अनुभव करेंगे, अपनी हथेली को आपस में रगड़िए, रगड़ने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी हथेली है वो कुछ समय बाद गर्म हो जाती है, तो वो ऊष्मा दिया कि नहीं दिया। चलिए यह कथन सत्य है। जो हमारा ब है, ये छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आप समझे, जो हमारा ब है वो सही है। क्या है, सही है। स है कि वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, हाँ सही है, वस्तु के भार पर भी घर्षण का मान निर्भर करता है। अगर वस्तु ज्यादा भारी है तो घर्षण ज्यादा लगेगा और वस्तु छोटा है तो घर्षण कम लगेगा। जैसे ये बुक है, बुक बहुत कम, मतलब इसका वजन बहुत कम है। ये वस्तु मतलब हम कहीं मेज पर रखते हैं, मेज पर रखे तो इसे हम आपस में घसका सकते हैं, लेकिन अगर वही कहीं आपको रख दिया जाए पहाड़ या इतना बड़ा, अगर कहीं मतलब पत्थर के टुकड़ा रख दिया जाए, बहुत बड़ा, इतना ही बड़ा पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाए और बोले कि आप उसको घसकाइए, तो घसकाने में इससे ज़्यादा बल लगेगा कि कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। तो वस्तु के वजन पर भी घर्षण बल निर्भर करता है, यह बात सही है। जो हमारा स है ये एकदम सही है। ठीक है, चलिए। और द है कि स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, हाँ, स्नेहक के हमने पहले ही बताया था, स्नेहक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जिसके सहायता से हम घर्षण को कम करते हैं, यही है स्नेहक। तो स्नेहक से घर्षण को कम किया जा सकता है, स के बाद द है ना, घर्षण को कम किया जा सकता है, यह बात एकदम सही है। चलिए, तो ये सारा हमारा 10वां भी हो ही गया और 11 भी हो ही गया। जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बेहतर होगा। और 11 क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद।